कभी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद को साहब और जाकिर नाइक को कट्टरपंथियों का शांति दूत बताते हैं। उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दिग्विजय सिंह के बयान पर हैरानी क्यों हो रही है? एसटी हसन की जुबान क्यों गंदी की जा रही है? ये खुद ही अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, नफरत फैलाई जा रही है। और एसटी हसन ये क्या कह रहे हैं? ये एक तरीके से आतंकवाद है। वैसे इनका दर्द क्या है? कांवड़ यात्रा की साफ सफाई तो होगी ही, रास्ते में पड़ने वाले ढाबे उनकी पड़ताल तो होगी ही कि वहां पर कौन क्या बेच रहा है। वैसे दिक्कत क्या है? ये तो ऑलरेडी एक नियम है कि आपको अपनी पहचान छिपानी नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस मौके पे ही क्यों मुद्दा उठता है? आखिर इसकी आड़ में अनगढ़ बयान आ रहे हैं तो क्यों? क्या है इनके दर्द की वजह? और कैसे अब इनकी जाति की पिच बिगाड़ दी है सुधांशु त्रिवेदी ने? इसी पर बात होगी। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा वही आग्रह, वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट भी कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एंड चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो दिग्विजय सिंह का दर्द देखिए, महसूस कीजिए क्या कहते हैं। और दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन तो इनके इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने क्या कहा है? कपड़े उतरवाना, किसी की धार्मिक पहचान पूछना, ये आतंकवाद है। ठीक है, इन्होंने सीधे जो है इस घटना को, यानी कि मुजफ्फरनगर में पंडित वैष्णव ढाबे की जो घटना है उसको पहलगाम की घटना से जोड़ दिया है। अब इस पर ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हो रही है, और वो कंट्रोवर्सी क्या है उस पर भी मैं आगे बात करूंगी। लेकिन एसटी हसन सीधे इस तरीके की घटनाओं को पहलगांव की घटना से जोड़ते हैं। और वहां आतंकवादियों ने यदि हिंदुओं के कपड़े उतरवाए, उनकी पहचान की और गोली मारी, तो ये उसी तरीके से एक तरह का आतंकवाद है। ये क्या हो गया है इनको? कहाँ की बात ये कहाँ से मिला रहे हैं? वैसे ये पहली बार नहीं है जब ये सेकुलर ब्रिगेड, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके पेट में ऐसा भयंकर वाला दर्द उठा हो। अब आप देखिए, ये पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा भगवान राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर जो समारोह होता है, उसके भव्य आयोजन को लेकर के किस तरीके से इन्होंने देश में एक अजीब सा माहौल बना दिया था, बवाल करने की कोशिश की गई थी। एंड आपको ये भी याद होगा कि इस आयोजन में फिल्मी हस्तियां, बिजनेसमैन, राष्ट्रपति महोदया सब दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द उठे थे और इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठा दिए कि क्या कहिए इनके दिमाग को। पूरे आयोजन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इन्होंने कार्यक्रम बता दिया। किसने? इसी सेकुलर ब्रिगेड ने। और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, आपको याद होगा इनको निमंत्रण दिए गए थे, उसके बावजूद इन्होंने इस आयोजन से दूरी बना ली थी। और जब महाकुंभ हुआ तब भी इन्होंने क्या खेल किया था? कैसे एक एक पल इनका जा रहा था कि हम कोई कमी निकालें योगी जी की। एंड एक बात और गौर करने की है कि अखिलेश यादव एकदम सेफ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को अब सामने दिखाई दे रहा है 2027 में विधानसभा का चुनाव। और अब देखिए, इन्हें लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें मिली थी, वो केवल मुस्लिम और यादवों की वजह से नहीं मिली थी। उसमें दूसरे जो वर्ग थे उनका भी इन्हें सपोर्ट मिले था। ये अलग बात है कि वो 37 सीटें इन्हें कैसे मिली और कांग्रेस को वो 6 सीटें किस तरीके से मिली, कौन से मुद्दे थे।
सोचने की बात है, जिनकी वजह से ये हिंदुओं को बाँटने में थोड़े से कामयाब हो गए थे। थोड़े से इसलिए कह रही हूँ कि सीटें इनको कितनी मिली हैं। दिग्विजय सिंह का ये जो मतलबी बयान आया है ना, कि नफ़रत फैलाई जा रही है, और एसटी हसन कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आतंकवाद है, पहलगाम की घटना की तरह, कि किसी के कपड़े उतरवाए, उसकी पहचान करें, तो इसको हम आतंकवाद मानेंगे। अरे भाई, तुम्हारे मानने से क्या होता है? और मैंने जब रियली आई एम टेलिंग यू, जब मैंने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, तो बड़ी तसल्ली हुई। बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से जवाब दिया उन्होंने, और ऐसा कायदे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व जैसी बैठकों में हिस्सा लेते हैं, और चेन्नई में कहते हैं सनातन का उन्मूलन किया जाए। यही तो बातें होती हैं। इन्हें क्या ही कहा जाए। जाकिर नाइक को शांति दूत बता चुके हैं, और ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं, और ये हाफिज सईद को हाफिज साहब कह चुके हैं, और इन्हें कावड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है और नफरत दिखती है। सुधांशु जी ने एसटी हसन को भी, उनसे भी एक सवाल पूछा है कि जो अपनी पहचान छुपा के व्यापार और कारोबार करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सनातन आयोजनों के समय, उत्सवों के समय, और कौन नहीं जानता उनको। अब मैं एक और आपको, मतलब इनके मन में क्या है, कितना आई शुड से कालापन है, मैं उसका भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा मसला, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। बागरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज और उनके फॉलोअर्स हैं, कम से कम उनके जो फॉलोअर्स हैं 5,000 हैं। अब होता है ना, जब ऐसा कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो एक कोई ऐसा बीड़ा उठाता है कि जो यात्रा जाएगी सनातनी कावड़ यात्रियों की, उस मार्ग में कोई भी ऐसी बात ना हो, कोई उनको ऐसा खाना ना मिले, तो उस पे भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जांच क्यों कर रहे हैं, पड़ताल क्यों कर रहे हैं, जा करके रास्ते को क्यों नाप रहे हैं। ये ढाबे एक्चुअली पंडित जी विष्णु ढाबा, आप समझिए, सनातन ढाबा, हिंदू देवी देवताओं के नाम से जो ढाबे खोल के बैठे हुए हैं, ये दिल्ली से चलिए हरिद्वार तक के रास्ते पे। एक्चुअली इनकी पहचान क्या है? ये पिछले साल भी योगी सरकार ने एक आदेश के बाद ये पूरा मामला गरमा गया था, कोर्ट तक पहुंच गया था, और आगे कोर्ट तो आपको पता ही है। हालांकि हमारे देश में रवायत नहीं है, रिवाज नहीं है उन पर कुछ बोलने का। अब बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये कोर्ट तक मामला पहुंचा, और वहां कोर्ट में जाकर के क्या होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और इसी सेकुलर ब्रिगेड ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए थे। ऐसे लोग बार बार इन चीजों को तूल क्यों देते हैं? और मेरी तो समझ से ये भी परे की बात है कि मीडिया इसको गुंडई क्यों कहने लगता है, और ये पूरा का पूरा जो इंडी कुनबा है, ये एकदम से जो है इसमें उबाल क्यों आ जाता है, ये क्यों भड़कने लग जाते हैं, कांवड़ यात्रा पर ये इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं। अक्सर यू नो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, ढाबों पर जो मुस्लिम लोग काम करते हैं, आपने वो सब वीडियोस देखे होंगे, मतलब थूकते हुए आपने देखा, मतलब आई एम सॉरी टू से, रोटी में थूक लगा देते हैं, नान बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध में कई बार देखा है कि उंगली मुंह में डाल करके दूध में डाल दी, ऐसी गंदी हरकतें। और ऐसे में अगर एहतियातन सनातन धर्म से संबंधित संगठन या आश्रम के लोग उस पूरे पूरे मार्ग को अगर अपवित्र करने वालों से बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए अगर पहचान कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड मत करिए। ये फ्रॉड है क्या? आप अगर किसी से ये पूछ रहे हैं कि आप प्लीज ये बता दीजिए कि आप किस धर्म से हैं, तो ये फ्रॉड हो गया क्या? ये सवाल आपको गलत लग सकता है, लेकिन आपने बाहर तो हिंदू देवी देवताओं के
नाम से ढाबे पे अंकित किया हुआ है, फला-फला ढाबा, सनातनी ढाबा और ये विष्णु ढाबा। लेकिन आप समझिए, जो घटना हुई थी, वो घटना क्या थी? अब एक नज़र तो किसी को लगेगा कि हाँ, ये बड़ा गलत हो गया, लेकिन घटना क्या थी? ये क्यों हुई थी? क्योंकि पंडित जी वैष्णो ढाबा, जो मुज़फ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून ऑन रोड है, ये यही रास्ता है कांवड़ियों के लिए भी, उसी पर ये स्थित है ये होटल। और वहाँ पर जब ये फॉलोअर्स गए, तो वहाँ पर क्यूआर कोड लगे हुए थे। आजकल तो हर जगह पे आप देखते हैं कि क्यूआर कोड्स रहते हैं। जब उन्होंने एक क्यूआर कोड को स्कैन किया, तो उस पर नाम आता है अनीता देवी का, और दूसरे पे जब स्कैन किया, तो नाम आया सनवर का, यानी कि एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो आप सोचिए, जो इसी को चेक करने के लिए गया हो, तो उसका माथा ठनकेगा नहीं? अब बाहर लिखा हुआ पंडित जी वैष्णव ढाबा, लेकिन ये क्यूआर कोड पे नाम आ रहा है एक हिंदू और एक मुस्लिम। मतलब ये कैसा गड़बड़-झाला है? तो इसकी जब तहकीकात की गई, तो ये पता चला कि कोई ऐसी महिला है जो कहीं दूर-दराज रहती हैं, दीक्षा शर्मा नाम है उनका, शायद से वो भोला के झार की रहने वाली हैं। उनका ये होटल है एंड उन्होंने एग्रीमेंट पर इसको खतौली के रहने वाले सनवर के नाम से किया हुआ है। अब वहाँ पर इनके बेटे ज़ुबैर और आदिल, उसके अलावा दूसरे और कर्मचारी हैं, यानी सब इन्हीं की बिरादरी के लोग हैं, और नाम रखा हुआ है पंडित जी ढाबा। काम कौन कर रहे हैं? दूसरे समुदाय के लोग। ये क्यों किया गया? मतलब ये हिंदुओं की आँख में, सनातनियों की आँख में धूल झोंकने के लिए ना, और कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए। यही मतलब हुआ ना। जब फिर वहाँ विवाद हुआ, तो आरोप लगाने लगे कि आश्रम के स्वामी जसवीर महाराज जी के जो लोग हैं, वो आए थे, उन्होंने ये करा, वो करा, उनके कपड़े उतरवाने की कोशिश की, बड़ा हंगामा हुआ। इसके बाद फिर पुलिस ऑब्वियसली एक्टिव होनी थी। उसके बाद कार्रवाई के नाम पे नोटिस, ब्ला-ब्ला जो कुछ चीज़ें रहती हैं, वो सब हुआ। और हाँ, इस पूरी घटना को, मतलब आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, इसको जब मैंने देखा कि मीडिया में किस तरीके से इसको तूल दिया गया है। यानी कि इस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। गुंडे, गुंडई, ये सब इस तरीके के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया गया। किनके लिए? जो ये सब पड़ताल कर रहे थे कि कांवड़ियों के जाने का रास्ता जो है, वो साफ-सफाई वाला हो। यही शब्द थे, मैंने कई चैनल्स पे सुना, और अफ़सोस होता है ना ये सब सुन कर के। मतलब जो ये कारोबार कर रहे हैं, अगर नाम बता देंगे, अगर बता देंगे जो जानना चाह रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और जो खाने में कुछ मिला भी रहे हैं, इससे अगर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आपको पता है कि ये कैसे इतनी दूर से जल लेकर के आते हैं, और ये काम कोई आसान नहीं होता। पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे सनातनी कांवड़ियों की अगर भावनाएँ ये आहत करेंगे, तो ज़िम्मेदारी किसकी होगी? मतलब कोई उस समय कोई कलेश जैसी बात ना हो, इससे पहले ये सारे काम किए जा रहे हैं। पिछले साल भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश दिया था कि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, स्टोर हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं, सब पर नाम होने चाहिए। उसके पीछे मंशा क्या थी? यही थी कि उस समय कहीं कोई कांवड़िया चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसमें कोई उस समय रैंडम कोई गड़बड़ी ना नज़र आए। उससे मतलब क्योर करने के लिए उन सब चीज़ों को, कहिए कि उस पूरे रास्ते को, उसकी साफ-सफाई करने के चलते अगर ये सब पड़ताल हो रही है, तो इस पे कई तरह की अब सियासत शुरू हो गई है। कइयों को मरोड़ उठ रहे हैं। और हाँ, अखिलेश यादव, एक मामले में इन्होंने बड़ा तूल दिया था। अभी ये ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। हर आदमी वोटों की राजनीति कर रहा है। ये मामला था इटावा जिले का। इटावा मुख्यालय से करीब-करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है, दादरपुर। वहाँ पर
एक अजीब-सी घटना हो गई, हालाँकि मैंने इसका वरिष्ठ पत्रकार ओमकार जी हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम भी किया था। तो हुआ क्या था, वहाँ पर एक कथा का आयोजन किया गया था। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, अ, करीब 7-8 दिन पहले की है ये घटना। वहाँ पर कथा का आयोजन होता है और कथावाचक भी बड़े अजीब से निकले। ऐसे कोई भी किसी भी जाति का हो, कथा कर सकता है। जो एक बहुत बड़े मास को रास्ता दिखा सकता है, वही कथावाचक होता है ना, तो उसकी जाति नहीं होती। लेकिन ये जो वाचक मुकुटमणि इनका नाम था, इन्होंने अपनी पहचान छिपाई। ये यादव हैं और कानपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने वृंदावन का पता दिया हुआ था और अपना नाम भी इन्होंने आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज जी लिखा हुआ था। इनके पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए थे, जिसमें एक पर उनका उपनाम यादव है, दूसरे पर इन्होंने अग्निहोत्री लिखा हुआ है। तो सवाल ये है ना, बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर एक कथावाचक को अपनी पहचान क्यों छिपाने की ज़रूरत पड़ी? और इंटरेस्टिंग तो ये भी है, एक और आरोप लग गया, जो जजमान थे इस पूरे कथा वाचन समारोह के, उन पति-पत्नी ने जब इनको रात्रि भोज के लिए अपने यहाँ बुलाया, तो इन्होंने वहाँ बड़ी गंदी हरकत की। इन्होंने वहाँ उस परिवार की जो महिला थी, मतलब जो जजमान थे, उनकी जो पत्नी थी, उनको इन्होंने टच किया एंड आप आशीर्वाद किसी को दीजिए, तो पता चल जाता है। महिलाओं को एक ऐसी एक ऐसी सिक्स्थ सेंस ईश्वर ने दी हुई है कि उसे टच का पता चल जाता है। अब इन्होंने बुरी नज़र से, बुरी नीयत से उन्हें छूने की कोशिश की, तो इसके बाद वहाँ बवाल मचना ही था। भेद खुल गया। क्या गैर ब्राह्मण बहुत सारे लोग कथा वाचते हैं, इस तरीके के आयोजन करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पहचान क्यों छिपा रहे हैं? महिला के साथ छेड़खानी करके जो एक इंसानियत की जाति होती है, वो तो इन्होंने बता दी। अब आगे देखिए, आगे और इंटरेस्टिंग काम हो गया। हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे ही अखिलेश यादव को ये पता चला कि ये यादव हैं, तो इन्होंने उसका रंग चेंज कर दिया। इन लोगों ने इन लोगों को लखनऊ बुलाया गया। इनको बड़ा मान-सम्मान किया गया, शॉल दिया गया, बुके, माला-वाला तमाम चीज़ें, और ब्राह्मण बनाम यादव बनाने में उन्होंने ना अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्यों? अच्छा, ये मुकुटमणि और संत सिंह यादव दोनों को, एक और इनके सहयोगी थे, उन दोनों तीनों लोगों को बुलाया, तमाम उनका बहुत बड़ा फंक्शन कर दिया, सम्मान किया। अब इसके आप मायने समझिए। इसी समय इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी ये सारा ड्रामा करने की? आई एम सॉरी टू से कि मैं ड्रामा कह रही हूँ, दादरपुर गाँव जहाँ पर ये कथा वाचन हो रहा था, है क्या? असलियत क्या है? यहाँ पर 103 से के लगभग जो है ब्राह्मणों के घर हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव वो भी नज़दीक है, लेकिन इतने नज़दीक भी नहीं है कि अभी से हाय तौबा मचानी शुरू कर दीजिए। जनवरी-फरवरी 2027 में जाकर के विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी अभी हम जुलाई में हैं और 2025 चल रहा है, तो लगभग काफ़ी लंबा टाइम है। इन्हें पता है कि मुस्लिमों के साथ इन्हें जो है डर लगा रहता है कि थोड़ा बहुत यादव अगर छिटक जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ये ड्रामा किया कथावाचकों को बुला करके, ताकि जब मौका पड़ेगा तो उन्हें खुली जीप में जो है चुनाव में के दौरान घुमा देंगे। अच्छा, मौका कोई भी हो, ये जातीय ज़हर बो करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर करने की कोशिश की थी। वही खेल, वही राजनीति, वही पिच ये फिर से तैयार कर रहे हैं, वही ज़हर ये फिर से बोने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन अब एक जवाब तो इन्हें सुधांशु त्रिवेदी जी ने दे दिया है, अगला जवाब जो है इन्हें सनातनी देंगे। करिए आप हंगामे कावड़ियों की आड़ में, महाकुंभ की आड़ में, जब सबको एकजुट होकर के इनको जवाब मिलेगा,
सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसका ऑब्वियसली इसका जवाब तो इन्हें मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई इनकी हरकतों को भूल जाएगा। ये जो टुच्ची हरकतें की जा रही हैं, इसी के चलते अभी आपको याद होगा हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से फिर ये कहा था, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मतलब ये महाराष्ट्र के बाद अब दोबारा फिर से एक बार मोदी जी को ये याद क्यों दिलानी पड़ी, एक रहोगे नेक रहोगे। और इस मूल मंत्र में, इस बीज मंत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपसे भी मैं कमेंट चाहूंगी कि योगी जी ने कहा तो सही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए माफी, लेकिन आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।